हेलो। आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 का फ्रेंच रेवोल्यूशन चालू करने वाले हैं। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। तो ये एक टाइप से ये जो पेज है एक टाइप से एक बैक स्टोरी टाइप का टोटली बता रहे फ्रेंच रेवोल्यूशन की। अभी हम आगे पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन वैसे है क्या, पर एक टाइप से बीच की इसकी बैक स्टोरी। तो आइए चलिए इसे समझते हैं। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in state of alarm. अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जो सिटी ऑफ पेरिस है ना 14 जुलाई 1789 में मेनली एक टाइप से अलार्म या फिर एक टाइप से एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन जो थी वो सिटी ऑफ पेरिस में थी। और किंग जो था उसने बहुत सारे ट्रूप्स मिली। ट्रूप्स का मतलब होता है उसने अपनी मिलिट्री बुला रही थी और एक र्यूमर स्प्रेड हो रही थी, अफवाहें स्प्रेड हो रही थी दैट ही कुड सून ऑर्डर द मिलिट्री टू ओपन द फायर अपॉन द सिटीज़। और ऐसी अफवाह भी फैल रही थी कि बहुत जल्दी जो किंग है वो लोगों के ऊपर अपने ट्रूप्स की मदद से हमला करवा सकता है। तकरीबन 7,000 लोग और औरतें टाउन हॉल के सामने गैदर हुई और एक पीपल्स मिलिटिया फॉर्म किया। 7,000 मैन एंड वुमेन टाउन हॉल के सामने गैदर हुए और उन्होंने पीपल्स मिलिटिया फॉर्म किया। दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म। मेनली इन लोग का मोटो क्या था बैस्टाइल को रेड मारने का। मेनली इन लोगों का यही मोटो था कि उन्हें एमुनेशन मिल सके। एमुनेशन पाने के लिए इन्होंने बैस्टाइल के ऊपर हमला किया था। अब फाइनली अ ग्रुप ऑफ 100 people towards the eastern part of the city marched towards the eastern parts of the city and stormed the fortress prison the Bastille. अब जो ग्रुप ऑफ 700 people था उन्होंने ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी पे मार्च किया और एक बैस्टाइल नाम का एक फोर्ट्रेस है। बैस्टाइल नाम का उधर एक फोर्ट्रेस था या फिर है जो कि एक टाइप से किंग की ऑटोक्रेटिक पावर, किंग की जो ऑटोक्रेटिक पावर्स है ना उसको बताता था। जो तानाशाही वाली जो पावर थी उसको मेनली वो शो करता था। जो बैस्टाइल जो प्रिजन है वेयर दे होप टू फाइंड some ammunition and hoarded ammunition. In armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and prisoners released, though there were only 7 of them. अब ये जो प्रिजनर रिलीज हुए थे ना वो सिर्फ 7 ही प्रिजनर रिलीज हुए थे और जो बैस्टाइल के जो कमांडर को लोगों ने मार दिया और मारने के बाद 7 लोगों को उधर उन्होंने बंदी बने थे जो उन्होंने छुड़ा लिया। और yet the Bastille was hated by all because it was stood for the despotic powers of the king. मेनली despotic का मतलब इधर autocratic से ही मतलब है उसका। मेनली इसका मतलब autocratic ही powers होता है। autocratic और despotic बोल सकते हो कि सिमिलर है। despotic मतलब भी जो तानाशाही वाली पावर है, autocratic मतलब भी वही तानाशाही वाले पावर है। तो डेस्पोटिक पावर को तरफ नज़र मतलब एक टाइप से डेस्पोटिक पावर को शो करता है किंग की कौन बैस्टाइल प्रिजन। द फोर्ट्रेस वाज डेमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप देम सोवरवियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। मेनली कुछ लोगों को जो कुछ लोगों ने उस फोर्ट्रेस के जो टुकड़े हैं स्टोन के फ्रेगमेंट्स से छोटे छोटे टुकड़े हैं। मेनली फ्रेगमेंट्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़े होता है। कुछ लोगों ने उसे मार्केट में सोल्ड कर दिया और ख़रीदा किन्होंने? ख़रीदा उन्होंने जो लोग इसको एक टाइप से मेमोरी टाइप से रखना चाहते थे अपने पास। एक टाइप से वो लोग अपनी यादें जो है ना यादें उस टाइप से वो लोग रखना चाहते थे कि हाँ एक टाइप से यादें टाइप की वो लोग उसे यादों के तौर पर वो लोग उसे रखना चाहते थे। और बाकी कुछ नहीं है। बाकी इस पेज में हमें मेनली बैक स्टोरी टाइप की बताई गई है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है। फ्रेंच रेवोल्यूशन सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब
In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of the king ascended the throne of France. अब जो लुइस 16 था वो एक बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था. वो फ्रांस का किंग बना कब? 1774 में. ही वॉज मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेटे. वो लोग 20 साल की उम्र में he was married to the Austrian princess Mary Antoinette at the age of 20 years and he was also ascended to the throne of France at the age of 20. मतलब उसने जब उसने फ्रांस की गद्दी ली तब वो 20 साल का ही था और उसकी शादी मैरी एंटोनेटे से हो गई थी जो कि एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी. अपॉन हिज एसेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर. वो आया, उसने एम्प्टी ट्रेजर देखा. जब उसे थ्रोन पे बैठाया गया, राजगद्दी पे बैठाया गया, तो उसने एक खाली खजाना देखा. खाली खजाने की मेनली रीज़न क्या थे? खजाना कैसे खाली हुआ? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर एंड मेंटेनेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ द पैलेस वर्सलीज वर द मेन रीज़न ऑफ इट. अब जो इसका पहला पॉइंट मेनली इसका यही है कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर एंड मेंटेनेंस ऑफ द पैलेस ऑफ द वर्सलीज वर द मेन रीज़न ऑफ इट. अब मेनली जो लॉन्ग ईयर्स ऑफ जो वॉर हुई थी मेनली उसका यही कारण था कि बहुत सालों तक वो एक 13 अमेरिकन कॉलोनी के हेल्प कर रहा था. मतलब वो मेनली जो क्या कहते हैं, जो अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज़ है उसको वो मेनली हेल्प कर रहा था. किससे? कॉमन एनिमी ब्रिटेन से छुटकारा पाने के लिए. जैसा हम जानते दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ऐसी वाली हालत है. इधर ब्रिटेन से कौन कौन छुटकारा चाहता था? एक तो पहले फ्रांस चाहता था, हमारा फ्रांस चाहता था कि उससे मतलब बदला लेना चाहता था फ्रांस. और ऑलरेडी जो अमेरिका था, अमेरिका भी उससे छुटकारा पाना चाहता था. फ्रांस उससे घृणा ऑलरेडी करता ही था और अमेरिका उससे ग्रसित था. तो उसको उस ब्रिटेन से छुड़ाने के लिए अमेरिका को उसने 13 अमेरिकन कॉलोनी को हेल्प किया. और जो वॉर वो लड़ रहा था उसकी वजह से उसके ऊपर ऑलरेडी 1 बिलियन लीवर्स का डेब्ट था. अब ये लीवर्स क्या है? लीवर्स जो है वो एक फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी लेट 18 या 19 सेंचुरी के बीच. फ्रांस की करेंसी, फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी वो लेट मान सकते कि हाँ लेट 18 या फिर मिड 19 सेंचुरी की बात है लगभग. इसके बीच में फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी. अब जो किंग था, किंग के पास पहले से 1 बिलियन लीवर्स का डेब्ट था. अब वो ऑलरेडी 2 बिलियन लीवर्स तक राइज हो गया था. लीडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स. अब जो लोगों ने उसे इंटरेस्ट दिया था, जिन लोगों ने उसे इंटरेस्ट दिया था वो उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट चार्ज करने लगे थे. सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone to meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government officers or university. The state was forced to increase the taxes. अब ये जो लाइन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इसे मार्क कर देता हूँ. कौन कौन सी लाइन है? ये जो लाइन है, ये लाइन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मेनली जो इसके ऊपर वाली भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि उसने मैंने बताया था जो वाला कि उसका जो ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है. एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, व्हाट आर द रीज़न फॉर द एम्प्टी ट्रेजर दैट दी लुइस 16 फाउंड. अब वो रीज़न पूछेगा कि एम्प्टी ट्रेजर हुआ कैसे. एम्प्टी ट्रेजर के रीज़न पूछे तो आप लोग क्या लिख के आएंगे? आप लोग ये लिख के आएंगे कि पहला पॉइंट तो आप लोग ये लिख के आएंगे कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर एंड मेंटेनेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ द पैलेस ऑफ वर्सलीज वर द मेन रीज़न ऑफ इट. पहला तो पॉइंट आप ये लिख देंगे लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हो रहा है, पैलेस ऑफ वर्सलीज की भी तो मेंटेनेंस होनी है, तो उसको भी उसका एक पॉइंट हो जाएगा. अब एक और पॉइंट क्या हो जाएगा? लुइस 16 हैव 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन. हम लोगों ने पढ़ा कि जो लुइस 16 था उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को
इंडिपेंडेंट होने के लिए हेल्प किया। हेल्प क्यों किया? अपने कॉमन एनिमी ब्रिटेन से छुटकारा पाने के लिए। दोस्त का सॉरी, वो थोड़ा बीच में माइक की प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ब्रिटेन से छुटकारा पाने के लिए ही उसने उसका हेल्प किया। और जो लुइस 16 था उसके ऊपर ऑलरेडी 1 बिलियन लीवर्स का डेप्ट था और वो ऑलरेडी 2 बिलियन लीवर्स पे उठ गया। और जो लेंडर्स थे जिन्होंने उसको लोन दिया था वो उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट चार्ज करने लगे। बहुत ज़्यादा होता है, लिटरली 10% का इंटरेस्ट चार्ज करने लगे। The society of the estate were part of feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually described this society and institution of France before 1789. इसमें बता रहे कि जो सोसाइटी ऑफ एस्टेट थी जो फ्रांस में एग्जिस्ट करती थी वो फ्यूडल सिस्टम का पार्ट है। अब हम आगे पढ़ेंगे, जो आगे की लाइनें आएगी वो हमें फ्यूडल सिस्टम बताएगी, फ्यूडल सिस्टम होता क्या एक्चुअली। और जो ये ओल्ड रेजिम टर्म है ये मेनली क्या डिस्क्राइब करते हैं, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1718। अभी हम ये ओल्ड रेजिम जो ये वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आगे हमें यूज़ होते हुए दिखेगा इस चैप्टर में, तो इसे हमें ध्यान रखना है। आगे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं अभी। हाँ, इसमें आगे आता है जो पीजेंट्स थे। पीजेंट मतलब जो किसान थे, वो लोग 90% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन बनाते थे। मतलब एक कंट्री की 90% पॉपुलेशन कौन? पीजेंट बनाते थे। However, only a small number of them owned the land they cultivated। अब कुछ ही लोग जो थे जिनके पास लैंड थी, मतलब जो पीजेंट्स थे, वो पीजेंट क्या थे? लगभग पीजेंट्स लैंडलेस थे। कैसे पीजेंट हुआ करते थे? लैंडलेस। मतलब जिन पीजेंट्स के पास खुद की लैंड ना हो वो लैंडलेस पीजेंट कहलाएंगे। तो मेनली 90% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन पीजेंट थी, पर कैसी? लैंडलेस पीजेंट थे। मतलब लगभग जो थे उसमें लैंडलेस थे, लगभग। However, only small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, church and other richer men and the third estate। मतलब 60% जो लैंड थी वो किसके द्वारा ओन होती थी? नोबल्स, चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट। जो थर्ड एस्टेट के जो रिचर मैन थे, नोबल्स थे और चर्च मैन थे, वो 60% लैंड ओन करते थे। 60% लैंड वही लोग ओन करते थे। इससे हमें समझना होगा कि उधर का मेनली उधर किन तीन एस्टेट में डिवाइडेड था फ्रांस। हम समझते हैं पहला स्टेट क्या था। पहला स्टेट जो था वो क्लर्गी था। क्लर्गी मतलब जो चर्चमैन है, चर्चमैन वो फर्स्ट स्टेट के थे। नोबैलिटी उससे नीचे आते थे। और जो थर्ड स्टेट भी जो था वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। अब पहले पार्ट में कौन आता था? जो पहले पार्ट में आते थे, पहले पार्ट में वो लोग आते थे जो कि बिग बिजनेसमैन थे। और बिग बिजनेसमैन थे क्या है यार, हाँ, पहले पार्ट में बिग बिजनेसमैन आते थे और मर्चेंट्स आते थे, पीजेंट्स और आर्टिशंस आते थे सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में वो आते थे जो लैंडलेस पीपल होते थे और लैंडलेस लेबर होते थे, मेनली वो थर्ड पार्ट पे आते थे। हाँ, अब जो मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट एस्टेट थे दैट इज क्लर्गी एंड द नोबेलिटी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा, फर्स्ट वाले में जो क्लर्गी आते थे, सेकंड वाले में नोबेलिटी आते थे। दे एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय द बर्थ। वो लोग बचपन से ही, मतलब जब से वो पैदा हुए हैं तब से उन्हें कुछ प्रिविलेज मिलती थी। मतलब कुछ एक टाइप से उन्हें कुछ चीज़ें, कुछ राइट्स बोल सकते हैं कि हमें उनको जन्मजात कुछ राइट थे। जैसे उनको टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते थे। मेनली जो टैक्स होते थे वो किससे चार्ज होते थे? टैक्स जो है टैक्स वो किससे चार्ज होते थे? थर्ड एस्टेट के लोगों से। किससे? थर्ड एस्टेट के लोगों से चार्ज होते थे।
और टैक्स कितने प्रकार के थे? टैक्स भी दो प्रकार के थे। कौन कौन से टैक्स? एक तो एक रिलीजियस टैक्स होता था। रिलीजियस टैक्स कौन सा होता था? जो कि चर्च का चार्ज करता था। चर्च चार्ज कर रहा है मतलब रिलीजियस टैक्स, जिसे हम टिथ कहते हैं। किससे चार्ज होता था? पीजेंट से चार्ज होता था। कैसा टैक्स होता था? 1/10 जो टोटल प्रोडक्शन करेगा ना, कौन? पीजेंट, वो अपना 1/10 देगा चर्च को। अब भाई वो 1/10 तो चर्च ही को दे दिया, बेचारे के पास बचे ही क्या ज़्यादा से ज़्यादा बेचारा। फाइनली all the members of the third estate had to pay the taxes to the state। अब जितने मैन थे, जितने लोग थे, जितने वुमेन थे, जितने लोग थे थर्ड एस्टेट में, वो सारे के सारों को ना सबको टैक्स पे करना पड़ता था। चाहे वो बिग बिजनेसमैन हो, चाहे कुछ भी हो, उन्हें सबको टैक्स पे करना पड़ता था। और एक और टाइप का टैक्स होता था जो कि इनडायरेक्ट टैक्स कह सकते हैं। मतलब इनडायरेक्ट तो नहीं है वैसे, टेल जो है वो डायरेक्ट टैक्स था। कौन इसे लेती थी? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लेती थी तो क्या हो गया? एक डायरेक्ट टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स ले लिए तो मतलब गवर्नमेंट ले लिए। और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते थे। अच्छा, कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे? चलिए समझते हैं कौन कौन से होते थे। डेली, अब ये भाई जो किंग था ना, बहुत ज़्यादा दिमागी था। इसने ऐसी ऐसी चीज़ों पे भी टैक्स लगा दिया जो हमारे डेली कंजप्शन में होती है। जैसे नमक। नमक तो आप सब्जी में भी डाल के खाते हो, और बहुत सारी चीज़ों में, लगभग सब चीज़ों में नमक, तकरीबन सारी चीज़ों में नमक की ज़रूरत होती है। और टोबैको और सॉल्ट के ऊपर इन्होंने एवरीडे कंजप्शन जो चीज़ें हैं, जो मेनली जो एवरीडे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone। अब जो बर्डन था, अब मेनली जैसे जो फ्रांस है वो कुछ चीज़ खरीद ली। मान लो जैसे एक फ्रांस है, उसने कुछ विदेश से कुछ अपने पास चीज़ मंगवाई। जैसे उसने मान लो कि कोई प्लेन ही मंगवा लिया, प्लेन, ठीक है, उसने विदेश से तो प्लेन मंगवा लिया, पर क्या हुआ? उसके पास इतना पैसा नहीं था। फिर उसके बाद पैसा नहीं था तो अब उसने सोचा अच्छा चलो टैक्स ही इंक्रीज कर देता। अब टैक्स लेगा किससे? फर्स्ट और सेकंड से तो लेगा नहीं, थर्ड ही से लेगा। बेचारा गरीब पिस रहा है, गरीब पिसता रहेगा, और जब तक पिसता रहेगा उसे पिसाते रहेंगे। तो वो पिस रहा है बेचारा। सारी की सारी चीज़ें थर्ड स्टेट के लोगों से ही ली जाती है। अभी जो न्यू वर्ड्स है किनारे जो मार्क किए हो गए, आप उसको पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीवर बताया जो बहुत यूनिट करेंसी थी फ्रांस की, 1794 में उससे हटा दिया गया। हालांकि वो 18th सेंचुरी में, मतलब वो लगभग 18th सेंचुरी तक थी लीवर जो करेंसी। क्लर्गी कौन थे? क्लर्गी वो लोग होते थे जो कि ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शन टू द चर्च। टिथ क्या है? टिथ एक रिलीजियस टैक्स है जो कि 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट से, मतलब पीजेंट का मतलब 1/10 भाग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वो कौन लेता था? चर्च लेता था। ये रिलीजियस टैक्स होगा। टेल जो है वो डायरेक्टली पे टू द स्टेट है, तभी इसे डायरेक्ट टैक्स होता है। इसमें मतलब हम लोगों ने समझा कि कौन कौन से टाइप के टैक्सेस होते थे। जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो कितने पार्ट्स में डिवाइड थी, मेनली हम लोगों ने इससे यही समझा कि क्या है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसका नाम है स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब उधर के लोग क्या थे? लोगों के ऊपर एक सबसिस्टेंस क्राइसिस वाली सिचुएशन आ गई। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है? An extreme situation where the basic means of livelihood are endangered। अब जो बेसिक नीड्स था लिवलीहुड का, जब वो एंडेंजर्ड हो जाता है, जैसे आपको रोज का ब्रेड चाहिए, मतलब लोग जो हैं वो, उनको मेनली क्या है, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब ज़रूरी है। तो जब यही चीज़ उनको नहीं मिलेगी तो कौन सी सिचुएशन आएगी? एक सबसिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन पनपेगी, और वही फ्रांस में हुई। देखो हम पढ़ते हैं क्या है। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। अब मतलब 1715 में कितनी पॉपुलेशन थी? 23 मिलियन। 23 मिलियन पॉपुलेशन थी। अब 1789 में आने तक कितनी हो गई? 28 मिलियन। 5 मिलियन पॉपुलेशन की बढ़ोतरी हुई।
भाई हो तो गई, 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ तो गई, ठीक है भाई, बल्ले बल्ले। इसके बाद क्या हुआ भाई, उनके पास तो ना अच्छी तरीके से खाने की पूरी नीड्स फुलफिल हो थोड़ी ना रही थी पहले लोगों के पास फ्रांस में। ऊपर से ये पॉपुलेशन भी बढ़ गई, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी भी नहीं थी, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप द पेस विद द डिमांड। अब 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो डिमांड भी फूड ग्रेन से इंक्रीज हो गई। सो द प्राइसेस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी, अब जो ब्रेड है उधर की मेनली रोजी की स्टेपल डाइट, मतलब जिसका कंजम्पशन सबसे ज़्यादा हो, इसका कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता था ब्रेड का, तो प्राइस ऑफ द ब्रेड रोज रैपिडली, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर इन द वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस। अब जैसे एक बंदा है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसका वेज ही फिक्स कर दी जाती थी। जो कारखानों में काम कर रहा है, किसी ऑफिस में काम कर रहा है, या फिर क्या कहते हैं किसी से दिहाड़ी करवाई जा रही है, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने उसका वेज ही फिक्स कर दिया, बढ़ा ही नहीं रहा था। जो कि टैक्स लगाए जा रहे थे, चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे थे, सबसिस्टेंस क्राइसिस सिचुएशन बढ़ती जा रही थी, अकर हो रही थी, और लोगों की तब भी जो उनकी तनख्वाहें हैं वो नहीं बढ़ रही थी। बट वेजेस डिड नॉट कीप द पेस विद द राइज इन प्राइसेस। अब जैसे मैंने बताया, जो टैक्सेस तो बढ़ रहे हैं, ब्रेड के प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, पर क्या उनके वेज तो इंक्रीज ही नहीं हो रहे हैं। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइंडेड। अब जो पुअर है बेचारा, जो गरीब आदमी है, और जो एक रिच आदमी है, उनके बीच का जो गैप है ना, ये और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। मतलब जिसके पास पैसा धनी है वो धनी ही रहेगा, और जो बेचारा गरीब है वो गरीब ही रहेगा। इस वजह से इन लोगों के बीच दूरियां और बढ़ती जा रही थी, और यही सबसिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन बना रही थी। जान गए हम सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, जब रोटी कपड़ा मकान ना मिले बस उसको सबसिस्टेंस क्राइसिस कर देंगे। अब समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम। ओल्ड रेजिम हम लोगों ने समझा, जैसे मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओल्ड रेजिम के टाइम पर, जो कि 1790 तक जो था टाइम, उसे ओल्ड रेजिम कहा गया। तो ओल्ड रेजिम के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, मतलब रोज ही रोज अकर होती थी। हाउ वाज सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन। अब कैसे सबसिस्टेंस क्राइसिस होती कैसे है ये क्राइसिस, आइए चलिए समझते हैं। ये मेनली जो ये मैप दिया हुआ है ये हमें बताता है कि एक टाइप से फ्लो चार्ट टाइप का दिया हुआ है कि हाँ कैसे सबसिस्टेंस क्राइसिस सिचुएशन अकर होती है, या आप लोग फिल कर लीजिएगा। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेज एंड टू द प्रिविलेजेस। अब जो मिडिल क्लास थी ना, मिडिल क्लास वो बहुत जल्दी से इमर्ज हो रही थी, और उसने बहुत सारी, मतलब जैसे आप जानती ही हो, आप भी लिटरेट हो रहे हो, तो जैसे जैसे लोग लिटरेट होते हैं ना, वो उनके दिमाग में अपने समाज के प्रति कुछ नई नई इनोवेशंस उनके दिमाग में आती हैं। वो लोग अपने आसपास में देख रहे थे कि भाई एक ही रूलर है, हमारे ऊपर तो थर्ड स्टेट लोगों के ऊपर तो उसने पूरा का पूरा जितना टैक्स लेना, एक चीज़ छोटी से छोटी चीज़ खरीदनी है थर्ड स्टेट से ही लेगा। मतलब सारी चीज़ें थर्ड स्टेट से लोगों से क्यों ली जा रही थी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन उन्होंने बोले, क्वेश्चन उठाए मिडिल क्लास लोगों ने। और उन्होंने जो मोनार्क था, जो कि लुइस 16 था, उसके ऊपर क्वेश्चन उठाए, क्यों ही थर्ड स्टेट के लोग। तो इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने उठाए। चलिए यही समझते। इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स एंड फूड स्कैरसिटी, बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग आउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। अब पास्ट में जो पीजेंट थे और जो वर्कर थे, उन्होंने बहुत सारे रिवॉल्ट में तो पार्टिसिपेट किए, जो कि टैक्स को इंक्रीज और फूड स्कैरसिटी को कम करने के लिए हुए थे। इसमें तो लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिए, पीजेंट और वर्कर्स ने। बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग अ चेंज इन द सोशल इनकम। मतलब
कर तो रहे थे वो लोग रिवॉल्ट, पर एक फुल स्केल मैनर में, मतलब एक टाइप से जैसे इंडिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था, क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, तो एक फुल्ली चला था, पूरे कंट्री में जितने लोग थे सब बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे और लॉन्ग ईयर्स तक चलता रहा। तो ऐसी कंटिन्यूटी मेनली नहीं थी, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं थी, जिससे 2-3 दिन चला फिर बंद हो गया, इस टाइप की कंटिन्यूटी नहीं थी। अगर कंटिन्यूटी होती तो बहुत पहले शायद जो लुइस 16 था, लुइस 16 की ऑटोक्रेटिक पावर खत्म हो जाती। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड एस्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड दी एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडिया। अब न्यू आइडियाज़ और एजुकेशन का राइट किसे था? जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उन्हें, उन्हीं में से कुछ लोगों में, जो बिग बिजनेसमैन थे, इन्हीं लोगों को एजुकेशन का राइट दिया गया था। ठीक है, अब जो 18th सेंचुरी था, 18th century witnessed the emergence of social groups termed as middle class। मिडिल क्लास कौन थे? मिडिल क्लास एक सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ 18th सेंचुरी में, एक सोशल ग्रुप की तरह ही मिडिल क्लास इमर्ज हुआ, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from manufacturing of goods such as woolen and silk textile that are either exported or brought by the richer members of the society। अब जो मिडिल क्लास थे वो लोग अपनी कमाई कैसे कर रहे थे? जैसे ओवरसीज जो ट्रेड, जो आसपास की जो कंट्रियाँ, जो विदेशी कंट्रियाज थी, उस पर अपना माल बेचकर चीज़ें मैन्युफैक्चर करके, जैसे वुलन और सिल्क टेक्सटाइल, वुलन और सिल्क से बने क्लोथ्स वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे और बॉट बाय द रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, या फिर ऐसी लोकली बेच दे रहे थे जो कि रिचर मेंबर खरीद रहे थे, फर्स्ट सेकंड एस्टेट के, थर्ड एस्टेट के बिग बिजनेसमैन लोग खरीद रहे थे, सबको बेच दे रहे थे वो। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चर, द थर्ड एस्टेट इंक्लूड प्रोफेशंस सच एज लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल। अब जो थर्ड एस्टेट था उसमें यही नहीं, मर्चेंट्स ही नहीं थे, मर्चेंट्स के अलावा उधर लॉयर्स भी थे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन दिस सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन द मेरिट। अभी जो लोग थे क्या बोलते थे, एक आदमी का मेरिट कौन डिसाइड करता है? एक आदमी का मेरिट उसकी सोशल पोजीशन ही डिसाइड करती है, वो समाज में कैसा है, उसकी एजुकेशन कैसी है, वो आदमी सही है कि नहीं, वो डिसाइड करती, ना कि उसकी बर्थ डिसाइड करती। दिस आइडिया envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by the philosophers such as John Locke, Jean-Jacques Rousseau. In his treatise of government, John Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right of the monarch. Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on a social contract between people and the representative in the spirit of laws. Montesquieu, in the spirit of laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, executive, judiciary. This model of government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from the Britain. The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example of the political thinkers in the France. अब क्या हुआ? अब कुछ फिलोसोफर इमर्ज होने लगे। कौन कौन थे वो फिलोसोफर? आइए जानते हैं। पहले जो फिलोसोफर थे वो थे जॉन लॉक। अब जॉन लॉक ने अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में क्या लिखा? दे क्रिटिसाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। उसने अपनी बुक टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट क्या बोला? एब्सोल्यूट राइट ऑफ द किंग को मना किया और डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन को भी उसने क्रिटिसाइज किया। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का मतलब क्या है? जैसे किंग का बेटा मरा तो किंग जो था वो मरा तो उसका बेटा आ गया, बेटा जब मरा तो उसका भी बेटा आ गया। मतलब ये एक टाइप से जो ये मोनार्क रूल चला था इसको उसने अपोज किया। रूसो ने आइडिया को फॉरवर्ड कैरी आउट किया और एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहा जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड हो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे लोगों पे? क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस पे बेस्ड होना चाहिए? पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव पे बेस्ड हो।
In the spirit of laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए. अब जो मॉन्टेस्क्यू था उसने अपनी स्पिरिट ऑफ लॉस बुक्स में क्या बताया? स्पिरिट ऑफ लॉस उसने सेपरेशन ऑफ पावर बोला. अब जैसे अभी के टाइम में क्या है, इसका मतलब ये अभी के टाइम में करंट सिनेरियो क्या है, ये अभी लागू है. हम लोग जैसे अपने देश में देखते हैं कि हाँ हमारे देश में अभी क्या है, एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, जुडिशरी अलग है. जुडिशरी क्या करता है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर नज़र रखता है. एग्जीक्यूटिव क्या है, जो कि एग्जीक्यूट करता है किसी चीज़ को. लेजिस्लेचर क्या है, जो चीज़ को मेनली बनाता है. तो ये सेपरेशन ऑफ पावर की उसने अपनी राय रखी अपनी किस बुक के थ्रू, स्पिरिट ऑफ लॉस. याद रखना किसने कौन कौन सी बुक लिखी. जो जॉन लॉक था, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट लिखी. उसमें क्या लिखा, क्रिटिसाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क. रूसो ने, जीन जैक्स रूसो ने कौन सी बुक लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट. और इसने क्या प्रपोज किया, एक नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रपोज किया. किस पे बेस्ड होनी चाहिए वो गवर्नमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे. किसके बीच सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पीपल और उसके रिप्रेजेंटेटिव के बीच सोशल कॉन्ट्रैक्ट. मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी बुक प्रपोज की, स्पिरिट ऑफ लॉस. स्पिरिट ऑफ लॉस किस पे, स्पिरिट ऑफ लॉस किस कंसेप्ट पे बेस्ड था, सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस्ड था. किसके बीच सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पे. ये मॉडल ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा एक्सेप्ट हुआ था, यूएसए के द्वारा. आफ्टर कब एक्सेप्ट हुआ था, आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन. हम लोगों ने समझ लिया कि तीन फिलोसोफर कौन थे, तीनों फिलोसोफर ने कौन सी बुक लिखी और इन लोगों की क्या क्या ये लोग चाहते थे, हम लोगों ने ये समझा. अब जो नेक्स्ट पार्ट है आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.